So last topic of electrochemistry, corrosion. corrosion है क्या? corrosion बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके अंदर आपके मेटल के अपर लेयर को डेटोरेट किया जाता है या डेटोरेट हो जाती है ड्यू टू द मेटल्स रिएक्शन with the oxygen and water present in the atmosphere or if there is any acid present surrounding the metal. तो यानी कि हम ये कहें कि आपके मेटल के अपर लेयर को धीरे धीरे करके डेटोरेट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है जिस समय मेटल रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन और वाटर और सम एसिड. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड corrosion. सो इन अदर वर्ड्स 10th क्लास में इसकी एक और डेफिनेशन थी that the eaten up of the surface of the metal due to the formation of some compound which result due to the reaction between metal and oxygen and water present in the atmosphere. और एक और डेफिनेशन हम इसकी समझ सकते हैं, it is also known as oxidative deterioration of the metal. metals की ऑक्सीडेशन हो जाती है जिसकी वजह से वो मेटल डेटोरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड corrosion. corrosion के बहुत सारे एग्जांपल्स आपने स्टडी किए हुए हैं, जैसे सबसे पहले रस्टिंग ऑफ आयरन. आप सब जानते हैं आयरन को यानी कि लोहे को जंग लगना, इट इज अ वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ द corrosion. अनदर एग्जांपल ब्लैक लेयर ओवर द सिल्वर आर्टिकल्स. आप जब चांदी नहीं खरीदते हो तो वो बहुत ज्यादा चमकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद सिल्वर रिएक्ट करता है विद द हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म अ सिल्वर सल्फाइड लेयर Ag2S. तो ये जो सिल्वर सल्फाइड लेयर होती है ये सिल्वर आर्टिकल्स के ऊपर एक ब्लैकिश लेयर बना देती है. यू कैन सी दिस. ये जो सिल्वर आर्टिकल्स है इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश लेयर प्रेजेंट हो जाता है, यानी उनकी चमक कम हो जाती है, वो काले हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द corrosion प्रोसेस. सिमिलरली कॉपर के आर्टिकल्स के ऊपर ग्रीन कोटिंग ओवर द कॉपर आर्टिकल्स. जो आपके तांबे के बर्तन होते हैं या जो भी आर्टिकल्स आपके कॉपर के बने होंगे उनके ऊपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर बनती है विच इज ऑलमोस्ट ग्रीन इन कलर. सो दिस अगेन रिजल्ट ड्यू टू द corrosion. रस्टिंग ऑफ आयरन हमारे सिलेबस में डिटेल में, इसको थोड़ी देर में स्टडी करते हैं. तो उससे पहले आप देख लीजिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द corrosion. फैक्टर्स अफेक्टिंग द corrosion. तो हमने 5 पॉइंट्स में इनको डिवाइड किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ द मेटल इज प्योर, अगर आपका मेटल 100% प्योर है तो उसको corrode होने के चांसेस कम होते हैं. बट इफ देयर इज अ इम्प्योरिटीज इन द मेटल देन द corrosion प्रोसेस फास्टन्स, यानी कि corrosion का जो प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाता है बिकॉज इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द मेटल बेसिकली मेक द मेटल एज अ स्मॉल सेल. तो वो एक सेल की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, और अगर सेल होगा तो सेल के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपके मेटल के corrosion हो जाएगी. पॉइंट क्लियर हो गया मतलब. नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ द मेटल इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टडी की है जहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू था. तो जो जितना ज्यादा नीचे होगा मेटल वो उतना लेस रिएक्टिव होगा, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में या रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से अगर मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो उसके corrode होने के चांसेस भी उतने ज्यादा हो जाएंगे. नेक्स्ट, इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर. तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में अवेलेबल है और आपका मेटल उस वाटर में प्रेजेंट है तो इन दैट केस ये बन जाएगा कार्बोनिक एसिड, और एसिड जो हैं अगेन दे इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ अ corrosion. वो corrosion के प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं. क्लियर हो गया जी. नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. सो एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट corrosion is a process in which the metals and its impurities behave like a small cell. तो अगर सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल होंगे तो वो सेल का जो मैकेनिज्म है वो उतना फास्ट हो जाएगा. इसीलिए सी वाटर के अंदर corrosion प्रोसेस जो है वो फास्ट होता है एज कंपेयर टू द डिस्टिल्ड वाटर. Why? Because sea water contains number of electrolytes and they increase the process of a corrosion. Last but not the least, the presence of protective coating over the metal. अगर आपके मेटल के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव कोटिंग होगी तो वो corrosion प्रोसेस को डिक्रीज कर देगी, वो corrosion प्रोसेस को
डिक्रीज कर देगी। इसको और डिटेल में हम स्टडी करेंगे व्हाइल वी आर डिस्कसिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो लेट्स स्टार्ट द रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन को समझने के लिए या एग्जाम में एक्सप्रेस करने के लिए आपने याद रखना है कि यहाँ पे आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और आयरन के अंदर प्रेजेंट, आयरन आर्टिकल के अंदर जो प्रेजेंट इंप्योरिटीज हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं और वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं किसमें, ऑक्सीजन को। यानी कि ऑक्सीजन कहाँ से अवेलेबल होगा, ऑक्सीजन अवेलेबल होगा फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जैसा आपको पता है कि रस्टिंग के लिए या इवन करोजन के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों रिक्वायर्ड है, यानी कि एयर एज वेल एज वाटर बोथ आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस टू बी करोजन और रस्टिंग। बिकॉज बिना ऑक्सीजन के और वाटर के यानी कि मॉइस्ट एयर के बिना आपका करोजन नहीं होगा, आपकी रस्टिंग नहीं होगी। अगर आप आयरन आर्टिकल लें और उस आयरन आर्टिकल को सिर्फ और सिर्फ ड्राई एयर में रखें या फिर सिर्फ और सिर्फ वाटर के अंदर रखें जहां पे एटमॉस्फेयर का रिलेशन या एटमॉस्फेयर कट ऑफ हो जाए विद द वाटर, तो वहां पे करोजन नहीं होगा। 9th 10th क्लास में आपके पास एक्सपेरिमेंट भी था, है ना। टेस्ट ट्यूब के अंदर 3 टेस्ट ट्यूब्स लेते थे, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आयरन आर्टिकल को डाला और वहां पे ड्राई एयर रखा और नीचे कैल्शियम कार्बोनेट रख दिया कि अगर बाय द वे कोई मॉइस्चर हुआ तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर दूसरे के अंदर आप आयरन नेल को रखते थे और उसको डिप करते थे इनटू द वाटर और वाटर के ऊपर आप एक लेयर डाल देते थे ऑयल की, ताकि वाटर का कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन अगर है तो वो कट हो जाए। और तीसरे केस के अंदर आप टेस्ट ट्यूब के अंदर आयरन नेल को प्लेस करते थे हाफ डिप्ड इनटू द वाटर एंड हाफ ओपन इनटू द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से जो थर्ड केस है सिर्फ उस केस के अंदर करोजन होता था और पहले दूसरे केस में नहीं होता था। तो यानी कि ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ना कि पानी से। वाटर से नहीं लेगा ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन ले सकता है बट बहुत स्मॉल अमाउंट में लेगा। एनी हाउ, तो यहाँ पे क्या होता है रस्टिंग ऑफ आयरन में, सबसे पहले आयरन एक्ट्स लाइक अ एनोड। आयरन खुद जो है वो एक्ट करेगा एज अ एनोड और इंप्योरिटीज एक्ट करती हैं एज अ कैथोड। पॉइंट ध्यान रखिए, इसी तरह से लिखना है आपने, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आयरन एनोड पे होना है ऑक्सीडेशन उत्तर। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक आयरन एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टू गेट Fe2 पॉजिटिव आयन। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन हो गया सर, ओके। अब आप क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर के अंदर से ऑक्सीजन और ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं जो कि जाएंगे कैथोड के पास, वो इनको दे देगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को। तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन और H पॉजिटिव आयन कंबाइन होंगे विद ऑक्सीजन टू गिव अस वाटर मॉलिक्यूल। अब इस रिएक्शन को अगर आप ओवरऑल स्टडी करोगे, इसको याद करने का तरीका देखो पुत्र, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर करेगा, तो आपके पास 2 ऑक्सीजन एटम है तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन है वाटर बनेंगे। तो इस हिसाब से O2 के हिसाब से आपको बैलेंस करना है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे पुत्र, 4 H पॉजिटिव आयन यू रिक्वायर, ठीक है। आप 4 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इस पूरे रिएक्शन को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। सो 2 आयरन प्लस O2 प्लस 4 H पॉजिटिव आयन विल गिव यू 2 Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। नाउ अब एरियल ऑक्सीडेशन होगा। एरियल ऑक्सीडेशन के अंदर ये जो Fe2 पॉजिटिव आयन हैं, they react with the more of the aerial oxygen along resulting to form a Fe2O3। और यहाँ पे आप देखिए आयरन जो है वो +2 से +3 स्टेट में आ जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +3 में, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गई उसकी कंप्लीट। इसी को हम बोल रहे हैं एरियल ऑक्सीडेशन। क्या बोल रहे हैं, एरियल या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन ऑफ द आयरन। तो Fe2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन कंबाइन करके बना रहे हैं Fe2O3 और along with the X molecule of water they resulting to form a compound called rust। ये है आपका रस्ट, जो ब्राउनिश कलर की लेयर होती है आपके आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर। सो दिस इज हाउ रस्टिंग ऑफ द आयरन अकर्स। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग या करोजन। देखिए आपने ये देखा है कि जिस समय आयरन आर्टिकल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है तो उस समय रस्टिंग हो रही है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, बैरियर मेथड यूज कीजिए। बैरियर मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, सपोज आप आयरन आर्टिकल्स के अराउंड कोटिंग कर दीजिए पेंट की या कोई केमिकल की
जैसे बिस्फिनोल कोई और केमिकल जो कि कोटिंग की तरह काम करेगा, जो कि एक तरह से बैरियर की तरह काम करेगा जब आप उसको कोट करोगे, जैसे बिस्फिनोल। बिस्फिनोल या आप ग्रीजिंग कर दीजिए, जैसे आपने देखा होगा साइकिल वगैरह के ऊपर ग्रीस वगैरह कर दी जाती है ना, ल्यूब्रिकेंट्स लगा दीजिएगा। अगेन what you are doing, you are basically providing a barrier in between the atmospheric oxygen, water and iron articles। तो जब वो कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो डेफिनेटली रस्टिंग नहीं होगी। या फिर आप क्या कीजिए, कुछ मेटल जैसे टिन, लेड, इनकी कोटिंग कर दीजिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है, कोटिंग कर दीजिए ओवर आयरन आर्टिकल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रस्टिंग। ठीक है पुत्र, ओके। देन वी विल डिस्कस द सैक्रिफिशियल मेथड। सैक्रिफिशियल मेथड के अंदर जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, मोर रिएक्टिव मेटल्स, फॉर एग्जांपल जिंक, मैग्नीशियम, इनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करें आयरन आर्टिकल्स के ऊपर, जिसकी वजह से दे विल लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और आपके आयरन आर्टिकल को प्रोटेक्ट कर देंगे। और ये मोस्ट कॉमनली नोन एग्जांपल है आपके पास, आपने छोटी क्लासेस में स्टडी किया है, गैल्वेनाइजेशन। सो गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच जिंक इज कोटेड ओवर आयरन आर्टिकल टू प्रिवेंट द आयरन आर्टिकल अगेंस्ट द रस्टिंग प्रोसेस, क्योंकि ये अपने आप को सेक्रीफाइस कर देंगे टू प्रोटेक्ट द आयरन आर्टिकल। मैग्नीशियम वगैरह को हम यूज करते हैं फॉर अंडरग्राउंड पाइपिंग, इसको हम इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन मेथड में भी कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ सम एंटी रस्ट कंपाउंड्स, जैसे एल्कलाइन फॉस्फेट्स या एल्कलाइन क्रोमेट्स। को आप यूज करें एज अ एंटी रस्ट कंपाउंड, तो आप इनको यूज करके आप अपने आयरन आर्टिकल को अगेंस्ट द करोजन प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आयरन आर्टिकल्स के लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एल्कलाइन फॉस्फेट है वो है एल्कलाइन सोडियम फॉस्फेट सॉल्यूशन, एल्कलाइन सोडियम फॉस्फेट सॉल्यूशन विच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द आयरन आर्टिकल अगेंस्ट द रस्टिंग process. So this is all over about the rusting as well as electrochemistry chapter.